नमस्कार साथियों। कल भूगोल पर हमारी चर्चा हुई थी। प्रायद्वीपीय भारत पर। प्रायद्वीपीय भारत को हमने देखा था और हमने कहा था कि इसको हम थोड़ा सा कुछ हिस्सों में बांट लेंगे। और कल हमने चर्चा की थी पर्वत पर, उनसे संबंधित चोटियों पर। आज हम चर्चा करेंगे पठार पर और कुछ अन्य बातें हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार को मुख्यतः हम अगर देखें तो हम इसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक केंद्रीय उच्च भूमि, ये वाला हिस्सा। ठीक है, पूर्वी उच्च भूमि मतलब ये वाला हिस्सा, और दक्षिण का डेक्कन ट्रैप, ये देखिए त्रिभुजाकार वाला हिस्सा। ये त्रिभुज मैंने क्यों बनाया है ये अभी आपको समझ में आएगा बाद में। ठीक, और इसको भी कई हिस्सों में बांट लेते हैं, मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो मालवा, बुंदेलखंड और बघेलखंड। ठीक, और छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार और मेघालय या शिलांग का पठार। और ये दक्षिण में दक्षिण का दक्कन ट्रैप, इसको दक्कन का पठार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मालवा पठार के बारे में कुछ बातें समझेंगे। इसका राजस्थान से होते हुए गुजरात तक है। तो मतलब अगर कोई ये कहे आपसे कि मालवा का पठार केवल एमपी में है, तो ये जो कथन है वो गलत हो जाएगा। ये लावा निर्मित है, तो समझ रहे हैं कपास के लिए भी ठीक ठाक उपजाऊ क्षेत्र है। काली मिट्टी का मैदान है और ये समप्रायः मैदान है। ठीक है, समप्रायः मैदान क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे नदियां हैं, नदियां जब अपना अपर्दन करती, मान लीजिए चट्टान है, यहाँ अपर्दन कर रही है नदियां, आकर चोट कर रही है इसमें। ठीक है ना, एक समय बाद, कई हजारों साल बाद ये इतना छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, इसमें कुछ कठोर चट्टानें होंगी। तो ऐसे ही कई आकृतियां जो होंगी, तो इस तरीके से कुछ मैदानी हिस्सा होगा, कुछ छोटा हिस्सा छूट जाएगा, फिर थोड़ा ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। मतलब मैदान भी है और थोड़ा उबड़ खाबड़ भी। समप्रायः मैदान मतलब समतल, प्रायः मैदान, समतल जैसा ही लगभग ये दिखता है। एक यहाँ पर खास बात है, मालवा के पठार में यहाँ चंबल जैसी जो नदियां हैं वो उत्खाद भूमि, उनको हम लोग बीहड़ भूमि भी कहते हैं। बीहड़ों का निर्माण करती है, डकैत वकैत का आपने नाम सुना होगा, तो इन्हीं बीहड़ों पर वो रहते थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये मैप है, इसमें आप लोकेशन एग्जैक्टली आप देख सकते हैं। ये मालवा का पठार है, मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड का पठार है। ये बघेलखंड का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है, ये शिलांग का पठार है या मेघालय का पठार। और इसी प्रकार से ये दक्कन ट्रैप है, ये देखिए ये त्रिभुजाकार जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा। इसमें दक्कन का पठार है, इसमें तेलंगाना का पठार है, इसमें कर्नाटक का पठार है, ये सब चीजें इसमें है। चलिए आगे चलते हैं। ये बुंदेलखंड के पठार के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये पठार मालवा के उत्तर पूर्व में, जैसा मैंने बताया लोकेशन आप देखेंगे तो ये आपका मालवा का पठार हो गया, यहाँ बुंदेलखंड का होगा, तो इसके सापेक्ष ये कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। इसका विस्तार यूपी और एमपी में है। यहाँ केन, बेतवा जैसी नदियों द्वारा व्यूहों का निर्माण हुआ है। यहाँ सोपानी वेदिकाएं मिलती हैं। सोपानी वेदिका का मतलब आपको मैं बताता हूँ। जैसे ये मान लीजिए दो पहाड़, यहाँ से नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, अब इसने बहा, ये बहने लगी, इसने कटान किया, तो अब इसने कुछ इस तरीके से कटान कर दिया। ठीक है, अब यहाँ ऐसे बहने लगी, तो इस पहाड़ का हिस्सा थोड़ा सा ऐसे हुआ। तो एक तरीके से ये जो पहाड़ है ना, वो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ये आपके कटान इसमें होती जाएगी। तो ये जो है सीढ़ियों के समान दिखाई देता है, कुछ इस तरीके से। अगर साइड से देखें इसका व्यू इस तरीके से दिखेगा। तो सोपान वेदिकाएं यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। ठीक है, भांडेल का पठार सर मैंने आपको बताया था, भांडेल की पहाड़ियों के बारे में। ये एमपी में है और ये विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा है। उनके पीसेस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बघेलखंड का पठार,
आपने लोकेशन अभी मैप में देखी। यह मुख्यतः एमपी के उत्तर पूर्व में है तथा इस पठार को कुछ विद्वान इसको उच्च भूमि के अंतर्गत रखते हैं। यह पठार उत्तर में गंगा के मैदान, पश्चिम में बुंदेलखंड तथा दक्षिण में विंध्य श्रेणी द्वारा घिरा हुआ है। तो इसको देखते हैं कैसे। ये बघेलखंड का मैदान है, ठीक है, बघेलखंड का पठार ये वाला है। तो दक्षिण में तो ये बुंदेलखंड हो गया, मालवा बुंदेलखंड। उत्तर में यहाँ पे मैंने आपको बताया ये मैदान है, गंगा का मैदान। और दक्षिण में यहाँ पर आपकी विंध्याचल श्रेणी है, इसके बाद नर्मदा नदी है, ये ऐसे ये आपकी बहती हुई जाती है इधर तक। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। तो इसके दक्षिण में है विंध्याचल, उत्तर में है आपका मैदान, और इधर इसके जो पश्चिम वाले हिस्से में आएगा ये बुंदेलखंड पठार और मालवा पठार आ जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, आप इसकी लोकेशन आप यहाँ देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार यहाँ पर है, ठीक है। इसको हम भी कई हिस्सों में बांट लेते हैं पढ़ने के दृष्टि से। ये खनिज यहाँ बहुत मिलते हैं, इसलिए इसको भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, ठीक है। रूर कहाँ पर है? जर्मनी में। यहाँ इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ इतना खनिज मिलता है, तो आपने खनिजों में इन प्रदेशों का नाम भी सुना होगा। कभी झारखंड में कोयला ज्यादा मिलता है, छत्तीसगढ़ में कोयला ज्यादा मिलता है, तांबा ज्यादा मिलता है, लोहा मिलता है, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार में देखिए कितने सारे खनिज यहाँ पर मिलते हैं। और इसकी कुछ मुख्य बातें, इसको अगर हम इस तरीके से बांट लें तो ऊपर इसको लगभग एक नदी बीच से काटती है, उसको दामोदर नदी कहते हैं। इसका जो ऊपरी हिस्सा कहलाता है उसको हजारीबाग पठार, दक्षिणी हिस्सा है उसको रांची का पठार कहते हैं। रांची के पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तो और इसमें जो चीज है वो ये जानने लायक है कि दामोदर जो नदी है वो ऊपरी भाग जो है ना भ्रंश घाटी में प्रभावित होता है। ऊपरी वाली भाग यहाँ का ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है ये भ्रंश घाटी में होता है। तो भ्रंश घाटी में कैसे माना जाता है कि जब प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा विदेशी प्लेट से टकराया होगा तो यहाँ पे कुछ दरारें आई होंगी, तो यहाँ पे भ्रंश का निर्माण हो गया होगा। भ्रंश मतलब क्या? धसाव हो गया होगा चट्टान का, उसी में ये नदी बहने लगी, ठीक है। आगे चलते हैं। मेघालय और शिलांग का पठार। अब देखिए यहाँ पर ही आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ चीजों को। यहाँ छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ मेघालय, आपने राज्य सुना हो मेघालय का पठार, इसकी राजधानी शिलांग है। तो यहाँ पर एक गैप है। ये गैप कैसे बना? जब प्रायद्वीपीय भारत यूरेशियन प्लेट से टकराया होगा तो यहाँ भ्रंश का निर्माण होगा बड़े, जैसे यहाँ पर भ्रंश का निर्माण हुआ तो छोटी सी एक हिस्से में दामोदर नदी बह गई, ऐसे यहाँ बड़े भ्रंश का निर्माण हुआ होगा। और ये बड़ा भ्रंश मतलब धसाव हो गया होगा। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र की नदी आती है, यहाँ से आपकी तीस्ता आती है, यहाँ से गंगा जी आती है। तो इन्होंने अवसादों का निक्षेपण किया यहाँ पर और ये भर गया, तो इसको मालदा गैप के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर ये गैप नहीं हुआ होता तो ये और ये पूरा पठार एक जैसा दिखता। अब ये एक क्यों दिखता है ऐसा? क्योंकि इसकी जो चट्टाने हैं और इसकी जो चट्टाने हैं वो लगभग सेम सेम है, इसलिए माना जाता है कि इसी का हिस्सा कभी रहा होगा। लेकिन अब अलग हो गया है तो ये थोड़ा सा अलग दिखाई देता है, ठीक है। यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ भ्रंश का निर्माण हुआ, ठीक है, जिससे मेघालय के मध्य अलगाव हो गया, रिक्त स्थान को नदियों ने अवसादों से भर दिया। मेघालय प्रायद्वीपीय भारत से मालदा गैप द्वारा अलग होता है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग है, पठार की, ठीक है। और मेघालय पठार पर गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं और चेरा पूंजी प्रमुख स्थान है, ठीक है ना। ये खासी पहाड़ियों पर अवस्थित है जहाँ पानी बहुत ज्यादा बरसता है, चेरा पूंजी पर। और मासिन राम भी एक जगह है चेरा पूंजी से थोड़ा सा दूर, तो वो भी खासी पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। गारो पहाड़ियों पर इस क्षेत्र की, समझ रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र की सबसे ऊंची जो चोटी है नौकरेक वो स्थित है, ठीक है ना। पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग।
और उस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? नॉकरेक। ठीक, यहाँ पर तूरा नामक एक स्थान है, वह गारो पहाड़ियों पर स्थित है, फेमस है, थोड़ा तेल वेल के लिए आई थिंक फेमस है। हाँ, मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं, जब हम उद्योग धंधों पर जब आएंगे स्थान किसके लिए फेमस है, तब वहां पर तूरा का नाम आएगा। दक्कन का पठार, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दक्कन का पठार, तो इसमें तो सबसे पहले चीज आपको जो याद रखनी है वो ये है कि पहले तो आप दक्कन का पठार ऐसे बना लीजिए कि त्रिभुजाकार में अवस्थित लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर बड़ा है। ठीक है, इसका पठार सतपुड़ा श्रेणी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। सतपुड़ा आप जानते हैं, सतपुड़ा के बाद यहाँ नीचे इसका विस्तार है। अब इसका कुछ जो हिस्सा है, इसको, इस वाले हिस्से को हम तेलंगाना का पठार बोल देते हैं, इस वाले हिस्से को कर्नाटक का पठार बोल देते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर और छोटे छोटे हिस्से करें तो मैसूर का पठार आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कई हिस्सों में पढ़ा जा सकता है। तो पहले हम तेलंगाना का पठार करेंगे। तेलंगाना के पठार में क्या मुख्य बात है, यहाँ गोदावरी एक प्रमुख नदी है, इसका उत्तरी भाग पहाड़ी तथा वनों से घिरा हुआ है, और इसका जो दक्षिणी भाग है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो तेलंगाना पठार का ये वाला हिस्सा, यहाँ उर्मिल मैदान पाए जाते हैं। उर्मिल मैदान क्या होते हैं? पठार के ही भाग होते हैं, लेकिन ये ऐसे ना हो के ऐसे लहरदार टाइप के ऐसे होते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ की खास बात क्या है कि जैसे पठार है, फिर ऐसे खड्ड का निर्माण है, फिर पठार है, ऐसे ऐसे, तो ये जो है ना, ये ऑलरेडी तालाब के लिए बड़ा उपयोगी है। ठीक है ना, तो प्राकृतिक तालाबों के निर्माण के लिए दक्षिण भारत बड़ा उपयोगी है, इसलिए वहाँ तालाब बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तालाबों का विकास किया जाता है पठारों में। ठीक, आगे चलते हैं। कर्नाटक का पठार, इसको पढ़ें। कर्नाटक पठार में जो मुख्य भाग है, उत्तरी भाग, इधर पे आपकी कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है। इसके दक्षिण भाग पर मैसूर का पठार है। ये आप, इधर मैंने आपको बताया, इधर ये है कर्नाटक पठार, दक्षिण भाग में आपको मैसूर का पठार है। और बेंगलोर का पठार है, तो यहाँ राजधानी बेंगलोर है, तो बेंगलोर का पठार है। और दक्षिण, यहाँ मेलागिरी की श्रेणियां हैं। मेलागिरी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? ये आपकी इधर स्थित है मेलागिरी। ठीक है, ये चंदन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इन पहाड़ियों का नाम भी याद होना चाहिए। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन के लिए। पुष्पा मूवी अभी आपने देखी होगी। बाबा बुदान की पहाड़ियां, मलनाड, ये आपको जो स्थान दिखाई दे रहा है मलनाड क्षेत्र में है, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदान, इसमें लौह अयस्क मिलता है। ठीक है, कर्नाटक पठार में रंदन थित्तू पक्षी विहार है। आगे जब पक्षी विहारों की चर्चा करेंगे तब वहां पे इसको एक बार देखेंगे। जबकि बेंगलोर के दक्षिण बानेर घेट्टा एक है, दक्षिण भारत में बेंगलोर में, वो तितली के लिए भारत का प्रथम पार्क है, तो याद रखिएगा इसका नाम। प्रथम पार्क कौन सा तितली के लिए? बानेर घेट्टा। इसके बाद द्वीपीय तमिलनाडु केरल उच्च भूमि दक्कन पठार के दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु में सेवराय पहाड़ियां भी मिलती हैं, जो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है तमिलनाडु में। और दंडकारण्य का विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तक है। तो दंडकारण्य का पठार भी है, इसमें ये भी खनिजों के लिए बहुत फेमस है। ये वाला हिस्सा यहाँ पर दिखाया था मैंने आपको मैप में, ये वाला हिस्सा इस दंड, ये भी काफी फेमस है। ठीक है, यहाँ पे भी खनिज बहुत मिलते हैं, इसलिए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब बहुत खनिज की दृष्टि से बहुत रिच क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर हो गया। हम जब अगले भाग में बढ़ेंगे तो द्वीपीय भाग के बारे में पढ़ेंगे। द्वीपीय भाग में जो दो हिस्से हैं, एक अरब सागर में द्वीप समूह कौन से हैं, फिर बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह कौन से हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे थोड़ा थोड़ा। इससे हमारे पीसीएस में कौन से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थैंक यू।